नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मात्र 20 प्रश्न ही देखेंगे और आपकी तैयारी को इसमें आंकेंगे कि हाँ आपका तैयारी कितना है। और यह साइंस का प्रश्न रहेगा। आप 20 में कितना करते हैं तो एक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आसुत जल। तो विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको अम्लों का राजा कहते हैं, गंधक का अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको वाइल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाचन में सहायक होता है, इसको म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन है 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -15 ग्राम। तो 1 पिको कमेंट में जरूर बताइएगा। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। होता है जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो याद रखिएगा। और डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा होगा तो उधर प्लस वाला में हो जाएगा। 10 के पावर में प्लस रहेगा और डेसी सेंटी रहेगा तो इधर माइनस में रहेगा। ये आप याद कर लेना चाहिए आपको, इससे आपको 1 नंबर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है। ऑप्शन है विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का और वायु विलय का। तो जो दूध है यह इमल्सन पायस का उदाहरण होता है। किसका? पायस का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है, इसका जो ऊंचाई है लगभग अधिकतम 50 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके अवक्षय यानी क्षरण के लिए उत्तरदायी जो गैस है यह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है, जिसको CFC कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो लोहा का संकेत Fe होता है, ठीक है। तो यह जो प्राप्त किया जाता है यह इसका अयस्क का नाम है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल। तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसका खोज होलकट के द्वारा किया गया था। होलकट के द्वारा इसका खोज किया गया था। और विटामिन सी का जो स्रोत है वह आंवला होता है, जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है कैसे होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो जो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो आपको कार्बन नहीं है बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों में कार्बन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उसी के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ये तो हर एग्जाम पूछता है, ठीक है। तो जो पानी का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है ना, आयतन वॉल्यूम, वह न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो जहां पर घनत्व अधिकतम होगा उस तापमान पर न्यूनतम, उस आयतन न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। लगभग 46% के करीब में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह CaSO4 हाफ H2O के बराबर होता है। CaSO4 हाफ H2O के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो सिरका वेगेनर जो होता है, सिरका में जो उपस्थित अम्ल होता है
वह होता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, यानी ध्वनि का जो वेग होता है वायु में कितना होता है? तो यह होता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है, और कहीं कहीं आपको मील प्रति घंटा में देगा तो 760 मील प्रति घंटा के बराबर भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए इसमें आपको अब लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16.66 सेकेंड ये तो एक्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं दे देगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड। तो जो ऑप्शन में 8 मिनट के करीब में रहे तो 8 मिनट यहाँ 5 सेकेंड दिया तो 8 मिनट इसको 20 सेकेंड बना लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, क्या बढ़ाई जाती है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो देखिए अगर ऑप्शन में क्रोमियम भी रहे और कार्बन भी रहे तो वहां पर आप क्रोमियम मारिएगा, क्योंकि क्रोमियम भी मिलाते हैं तो भी स्टील की कठोरता बढ़ती है, और कार्बन मिलाते हैं तो भी कठोरता बढ़ती है। लेकिन कार्बन से मिलाने से क्या होता है कि उसमें भंगुरता आ जाती है, तो वह सक्सेस नहीं है, और सक्सेस होने के कारण क्रोमियम की मात्रा उसमें मिलाई जाती है ताकि उसकी कठोरता बढ़ जाए। या अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहे तो कार्बन भी आपका आंसर लेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत जगह मिलेगा, कहीं पे क्रोमियम नहीं दिया रहेगा, कहीं कार्बन दिया रहेगा, कहीं कार्बन दिया रहेगा तो कहीं क्रोमियम नहीं दिया रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में किसी भी आज के समय में सक्सेस को देखा जाता है, तो सक्सेस ये क्रोमियम की मात्रा मिलाने पर ज़्यादा है, कार्बन की मिलाने पर भी है, लेकिन उसमें भंगुरता आ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग होता है वह ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की निर्माण संरचना में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जो क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है वह क्या करता है कि मिश्रण से पदार्थ को अलग करता है। क्या करता है? मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर में नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल प्रोपेन पाए जाते हैं, उसमें दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, वजन रहता है। ठीक है, गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, और तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जो प्रकाश है वह तरंग और कण दोनों के भांति काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो जो शुष्क बर्फ होता है ना, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को कहते हैं। ठोस CO2 होगा उसको शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको 20 में कितना नंबर आ रहा है, कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही आपको क्यूज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से वीडियो रोज दिन आ रहा है। लगभग 2 सेट तो आप लोग का आ ही जा रहा है, 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का। तो आप लोग जरूर इसको देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।